अपन बात करते हैं सिंधु सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था है उसकी। नगरीय व्यवस्था की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, सिंधु सभ्यता का जो नगर है वह दो भागों में विभाजित है। नगरीय व्यवस्था सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता यह भी है, यह भी एक प्रमुख विशेषता है। सिंधु सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और तो अब अपन सिंधु सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था है उस नगरीय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। जैसे आपको बताया, नगरीय व्यवस्था जो है वो भी सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है। सिंधु सभ्यता की कई विशेषता है, उसके अंदर नगरीय व्यवस्था भी एक विशेषता आती है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के जो नगर है वह नगर दो भागों में विभाजित है। सिंधु के जो नगर है वह दो भागों में विभाजित है। नगर के दो भाग है। अब देखो, नगर है वो दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से? अब सिंधु सभ्यता में एक तो नगर होता है पश्चिमी भाग में और दूसरा होता है पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, दो भागों में सिंधु सभ्यता के नगर विभाजित थे। अब यह जो पश्चिमी भाग है, पश्चिम वाला, इसको जैसे पुरातत्व की भाषा में बोलते हैं पश्चिमी टीला। पश्चिमी भाग इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी टीला। और पूर्वी भाग है, इसको बोलेंगे पूर्वी टीला, ठीक है ना। अब देखो, पश्चिमी टीला जो है वह एक कृत्रिम ऊंचाई के कारण थोड़ा सा ऊंचा होता था। पूर्व वाला जो टीला है, इस पूर्व वाले टीले की बजाय पश्चिम वाला टीला है या पश्चिम वाला जो भाग है वो ऊंचाई पर स्थित होता था। वह ऊंचाई पर होता था, ऊंचा होता था ये। और इसके ऊंचा होने का कारण क्या है? क्योंकि इस साइड में जो है वो दुर्ग बना होता था। इस साइड में ये थोड़ा सा ऊंचाई पर होता था। बाकी पूर्वी भाग जो है वो इतना ऊंचा नहीं होता था। पूर्वी भाग जो है वो नीचा होता था। पूर्वी भाग होता था नीचा और पश्चिमी भाग ऊंचा होता था। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में अंतर यह है कि पूर्वी भाग है ये दुर्ग युक्त होता था। इसमें होता था दुर्ग। और जो पूर्वी भाग है, पश्चिम में दुर्ग और पूर्वी भाग में होता था आवास। ये आवास युक्त होता था और ये दुर्ग युक्त होता था। अब ये क्या है कि जैसे एक कृत्रिम ऊंचाई के कारण ये दुर्ग बना होता था। उसमें जैसे कहते हैं ना, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं, जैसे घर वगैरह मकान वगैरह का निर्माण अपन करते हैं तो कहा जाता है बढ़ती ले लो। तो ये जो दुर्ग है वो बढ़ती लेकर के बना होता था और बढ़ती लेकर के बना होने के कारण ये ऊंचाई पर होता था। कृत्रिम ऊंचाई होती थी ये नगर के अंदर। और आवास जो है वह एक समतल में से साधारण भूमि में होता था। अच्छा, तो ये होता था ऊंचाई पर। पश्चिमी भाग है ये ऊंचाई पर होता था और जो पूर्वी भाग है ये पूर्वी भाग ये होता था निचाई पर। ये होता था निचाई पर, ठीक है। ये दुर्ग युक्त होता था और ये आवासीय होता था। यहां पर मकान वगैरह बने होते थे। और इस साइड में जो बना हुआ है उसमें क्या है कि आवास दुर्ग होता था। अब देखो, यहां पर जो रहने वाले लोग हैं वह उच्च कोटि के होंगे और यहां पर रहने वाले हैं वो निम्न कोटि के होंगे। एक तरह से सामाजिक विभाजन जो है उसका भी प्रमाण अपने को यहां से मिलता है। तो दुर्ग वाला भाग है वो है उच्च वर्ग के लोगों के निवास हेतु था और आवास वाला भाग जो है
वह निम्न वर्ग के लोगों के निवास हेतु था। अच्छा, उच्च वर्ग में सिंधु सभ्यता में कौन आते थे? उच्च वर्ग के अंदर जैसे पुरोहित और जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी, पुरोहित है, व्यापारी, ये तो आते थे इसके अंदर, किसमें? उच्च वर्ग में। और जो कृषक है, किसान है, जो श्रमिक है, ये मजदूर, श्रमिक कह दो या मजदूर कह दो, ये आते थे निम्न वर्ग में। तो सिंधु सभ्यता में एक सामाजिक भेदभाव जो है वह भी था, सामाजिक विभाजन भी था। समाज मूल रूप से ये चार ही वर्गों में विभाजित था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, है ना। अच्छा, यहां पर देखिए एक खास बात और वो खास बात क्या है कि दुर्ग और आवास है वह अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। दुर्ग, ये दुर्ग वाला क्षेत्र है, वो अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता है, इसके चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर अलग होती। और आवास वाला हिस्सा है, इसके चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर अलग होती। तो दुर्ग और आवास के लिए अलग अलग सुरक्षा प्राचीर का निर्माण करते थे। सुरक्षा प्राचीर का मतलब क्या है? देखो भैया, सुरक्षा प्राचीर, इससे तात्पर्य रक्षा प्राचीर, दीवार जिसे अपन कह सकते हैं चार दीवारी, दोनों के लिए अलग अलग सुरक्षा प्राचीर होती, अलग अलग चार दीवारी होती। एग्जाम में एक बार ये प्रश्न आया हुआ भी है और एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा सुरक्षा प्राचीर का निर्माण क्यों किया जाता था। अब यहां पर देखो काफी इंटरेस्टिंग बात आती है। जैसे एक एग्जाम आया है और उसके अंदर क्वेश्चन आ गया कि सिंधु सभ्यता के लोग सुरक्षा प्राचीर का निर्माण क्यों करते थे, सुरक्षा प्राचीर क्यों बनाई जाती थी। और इसमें आ गया नंबर 1, बाढ़ से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, चोरी से बचने के लिए, चोरी से बचने हेतु। ऑप्शन नंबर 3, आक्रमण से बचने हेतु। और ऑप्शन नंबर 4 है भूकंप से बचने हेतु। और इसके अंदर जैसे कूट बना दिए, 1 एवं 2, 2 एवं 3, 3 एवं 4, 1, 2 एवं 3। अब बन गया प्रश्न। अच्छा, आप देखो ये लेवल का प्रश्न बन गया, ठीक है ना। अब प्रथम दृष्टया अगर अपन देखते हैं और पीछे भी इतिहास में आता ही है कि सुरक्षा प्राचीर का निर्माण क्यों करते थे, चार दीवारी का निर्माण क्यों किया जाता था। चार दीवारी का निर्माण आक्रमण से बचने के लिए किया जाता था इतिहास में, बट सिंधु सभ्यता के लोग सुरक्षा प्राचीर का जो निर्माण है वह मुख्यतः तो चोरी से बचने के लिए करते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी थी चोरी से बचना, और सेकेंड प्रायोरिटी जो है वह बाढ़ वाली भी थी, बाढ़ से बचने के लिए करते थे। जैसे धोलावीरा जो है, धोलावीरा की जो सुरक्षा प्राचीर है वो सबसे चौड़ी सुरक्षा प्राचीर मानी जाती है, काफी बड़ी सुरक्षा प्राचीर मानी जाती है। अब इतनी चौड़ी है कि संभवतः इसका निर्माण बाढ़ से बचने के लिए ही किया गया होगा।
अब रही बात, बोले सर आक्रमण वाला ऑप्शन क्यों नहीं आता है? आक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा प्राचीर का निर्माण करते थे, बट यहां आक्रमण वाला पोर्शन है वो क्यों नहीं आता है? तो आक्रमण वाला पोर्शन इसलिए नहीं आता है कि सिंधुवासी जो है युद्ध प्रिय नहीं थे, सिंधुवासी शांति प्रिय थे। सिंधुवासी युद्ध प्रिय न होकर के सिंधुवासी शांति प्रिय थे, और इस कारण से सुरक्षा प्राचीर है इसका निर्माण आक्रमण से बचने के लिए नहीं होता था। सुरक्षा प्राचीर का निर्माण बाढ़ से बचने के लिए, चोरी से बचने के लिए किया जाता था। ठीक है ना? अब देखो अपन ने क्या देखी, सिंधु सभ्यता के नगर की विशेषता देखी। दो भागों में नगर विभाजित है, और नगर जो है इसके नगर के अंदर ऊंचाई वाला भाग होता था पश्चिमी टीला, निचाई वाला जो भाग है वह कौन सा टीला होता था? पूर्वी टीला होता था। अब यहां पर कोई क्वेश्चन जो है वो यहां से नहीं आते। क्वेश्चन कहां से आते हैं उसको देखो, उसको चीज को समझना होता है कि कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये अपन ने विशेषता देख ली। सिंधु सभ्यता की एक खास बात है, आप विशेषता देखोगे और विशेषता में जो अपवाद आगे बनेगा उस अपवाद को लेकर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उस अपवाद से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? अब देखो, दो भागों में नगर विभाजित है, पश्चिम में दुर्ग होता था, पूर्व में आवास होता था। ये जो चीजें हैं वो अपन ने देख ली। उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, अलग अलग सुरक्षा प्राचीर है। ठीक है ना? लगभग दुर्ग और आवास साथ में जुड़े होते थे। दुर्ग और आवास लगभग साथ में जुड़े होते थे, परंतु कई जगह अलग अलग भी मिलते हैं, कई जगह बीच में जगह भी मिलती है। ठीक है ना? कालीबंगा में बीच में स्थान है। मोहनजोदड़ो यहां पर तो सिंधु की एक पूरी की पूरी जो नदी है, सहायक नदी सिंधु नदी की, वो बीच से जाती थी। ठीक है ना? तो इसके अंदर अंतर भी होता था। अब जो अपवाद बन रहे हैं उस पूरे विशेषता में, वहां से अपवाद से क्वेश्चन आता है बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंधु के नगर दो भागों में विभाजित थे। ठीक है ना? अब इसमें जो अपवाद है बस वही तो हमारे प्रश्न है। नगरीय व्यवस्था में अपवाद। अब इसमें नगरीय व्यवस्था में जो अपवाद है वही हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो उसमें देखो पहला अपवाद आपके आ गया धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? दो भागों में विभाजित थे। एक साइड दुर्ग, एक साइड आवास। धोलावीरा से 3 भागों में विभाजित। नगर की प्राप्ति होती है। 3 भागों में विभाजित नगर प्राप्त होता है। अब देख लो और में क्या है? 2 भागों में विभाजित, और धोलावीरा में क्या है? 3 भागों में विभाजित नगर की प्राप्ति होती है। जो ये अपवाद है बस यही प्रश्न है, कितनी बार आ चुका है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से 3 भागों में विभाजित नगर की प्राप्ति होती है? धोलावीरा। अब इसके अंदर दूसरा जो है वो अपवाद सुनो। क्या अपन ने देखा कि दुर्ग और आवास दोनों होते थे नगर के अंदर, परंतु इसके अंदर देखो एक अपवाद है। एक साइड दुर्ग, एक साइड आवास होता, तो इसमें एक अपवाद है चहुंदड़ो। पाकिस्तान में है चहुंदड़ो सभ्यता स्थल, और चहुंदड़ो जो सभ्यता स्थल है यहां से अपने को भैया दुर्ग का अभाव प्राप्त होता है। बन गया प्रश्न, दुर्ग का अभाव प्राप्त। अब प्रश्न क्या बना? प्रश्न बना
किस सभ्यता स्थल से दुर्ग की प्राप्ति नहीं होती है? ठीक है ना। तो चौंदड़ो जो सभ्यता स्थल है, यहां से अपने को दुर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, दुर्ग का अभाव है, वह अपने को प्राप्त होता है चौंदड़ो से। ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं कि आवास और दुर्ग जो है दोनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, दोनों में अलग अलग सुरक्षा प्राचीर है। परंतु अपने जैसे लोथल का जो क्षेत्र है वह है लोथल का क्षेत्र है, अपने जैसे कालीबंगा का क्षेत्र है, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा अपवाद कालीबंगा हो जाएगा। इसमें कालीबंगा, क्या कालीबंगा में क्या अपवाद बन रहा है? एक ही सुरक्षा प्राचीर, और ये अपवाद इसमें आ गया आपके लोथल में। ठीक है ना। लोथल, यहां से भी एक ही सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखो लोथल, इसमें एक अपवाद और है। लोथल में एक तो ये अपवाद है, लोथल में एक अपवाद और है, और वो अपवाद क्या है? देखो लगभग नगरों में विशेषता होती थी, सिंधु सभ्यता के नगरों में ये बात विशेष रूप से पाई गई है कि पश्चिम भाग में दुर्ग और पूर्वी भाग जो है उसके अंदर टीला होता था। परंतु इसमें लोथल में दक्षिण पूर्व का भाग है, उस दक्षिण पूर्व के भाग के अंदर दुर्ग बना हुआ है। यहां पर पश्चिम में दुर्ग है, वहां दक्षिण पूर्व में दुर्ग है, वो अपवाद हो गया। तो इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न, जानदार प्रश्न बनता है। क्या दक्षिण पूर्व में दुर्ग के प्रमाण प्राप्त होते हैं? दक्षिण पूर्व का क्षेत्र उसमें दुर्ग की प्रमाण है, वह अपने को मिलते हैं कहां से? लोथल के क्षेत्र से। अब जैसे इतने ही नहीं है, और भी है, और भी इसमें अपवाद मिलते हैं। जैसे कि हड़प्पा है, तो हड़प्पा के अंदर कालीबंगा के अंदर दोनों नगरों के बीच में खाली जगह मिलती है, और मोहनजोदड़ो के अंदर है वो नदी मिलती है। तो ये भी इसमें अपवाद है। बाकी तो नगर क्या है, आवास और नगर जुड़े हुए रहते थे, यहां पर मैंने बताया आपस में जुड़े हुए। परंतु जैसे हड़प्पा एवं कालीबंगा है, इसमें दोनों भागों में खाली जगह है, भागों के मध्य, ऐसे लिख दे, के मध्य जगह है, जैसा आपको अभी बताया था। और मोहनजोदड़ो जो है उसके तो बीच में क्या है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता स्थल है, यहां से दोनों के मध्य नदी मिलती है, सिंधु की एक सहायक नदी के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। कैसे पढ़नी है सिंधु सभ्यता? सिंधु सभ्यता किस प्रकार से पढ़नी है? मैंने क्या कहा, सिंधु सभ्यता से दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, स्थल से संबंधित, विशेषता से संबंधित। और ये प्रश्न स्थल और विशेषता दोनों को कवर करते हैं। एक तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपवाद में, और वही अपवाद अपने क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप आज तक सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं,
उनको अगर आप उठा करके देखोगे तो भैया आपको अपवाद वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। तो सिंधु सभ्यता को याद करने का तरीका क्या है? सिंधु सभ्यता को याद करने का तरीका बस यही है कि प्रत्येक विशेषता जो अपन पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता की, बहुत विशेषता, पूरी सभ्यता में विशेषता ही है। नगर पढ़ते हैं, नालियां पढ़ते हैं, जल प्रबंधन पढ़ते हैं, अन्न भंडारण, कृषि, अर्थव्यवस्था, ईंट, उद्योग, समाज, हर चीज पढ़ी जाती है। एक एक करके खान पान, रहन सहन, सब कुछ पढ़ा जाता है, सब कुछ पढ़ा जाता है। ठीक है ना? बस उसमें जो जो अपवाद है, विशेषता जो भी अपन पढ़ रहे हैं, प्रत्येक चीज का अपवाद अपने को देखना है। ठीक है ना? क्या अपवाद है, और बस इतना आप पढ़ लोगे हर का अपवाद, तो मतलब आपके एक तो सभ्यता क्लियर हो जाएगी, और दूसरा आपके एग्जाम से संबंधित सारे क्वेश्चन भी, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब जैसे सिंधु सभ्यता की नगर की बात करी अपन ने, तो नगर में ये देखो इतने अपवाद है वो बन रहे हैं, ये तो मोटा मोटी अपवाद बन रहे हैं। ठीक है ना? फिर इसी नगर के अंदर मकान में अपवाद है, सड़क में भी अपवाद है, नालियों में भी अपवाद है। ठीक है ना? तो ये जो भिन्नता है नगरों में, बस उसी के क्वेश्चन बनेंगे, वही से क्वेश्चन आते हैं। तो स्थान और विशेषता दोनों को ये क्वेश्चन कवर करते हैं, यही तरीका है। तो पहली विशेषता सिंधु सभ्यता की क्या थी? सिंधु सभ्यता की नगरीय विशेषता। अब नगर के बाद में, नगर के अंदर दूसरी चीज होती है सड़क। तो अब अपन सिंधु सभ्यता की जो सड़क प्रबंधन है उसको देखते हैं।